तो यहाँ तक हम बात कर चुके थे अपने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में, जिसे द्वंद्ववाद भौतिकवाद भी कहा जाता है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत यहाँ पर दिया जाता है मार्क्सवादी विचारधारा के अंदर, वो है इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या। मतलब इसमें सीधी सी ये बात कही जाती है कि जो कार्ल मार्क्स है वो इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो समाज है, जो इतिहास है, तो इतिहास को ये पढ़ने की कोशिश करते हैं भौतिकवाद की तरफ से। जैसे अभी पिछली बार हमने बात कही थी, जो पिछले हमें जो स्लाइड में बात करी है यहाँ पर, उसमें हम ये बात कर रहे थे कि कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो किस वजह से हो रहे हैं, भौतिक जो तत्व हैं उनके जैसे यहाँ पर हो रहा है। मतलब वस्तुवाद को वो मानते हैं यहाँ पर। तो इतिहास को भी वो वस्तुवाद यानी कि भौतिकवाद के तौर पर ही यहाँ पर देखते हैं। यानी कि वो ये कहते हैं कि जैसे इतिहास में जो वस्तु है उसका उत्पादन बदला है, या फिर जो इतिहास में वस्तुओं को बनाने का, उनको पाने का, उनको खर्च करने का तरीक़ा बदला है, उस आधार पे ये इतिहास को कार्ल मार्क्स यहाँ पर व्याख्या करते हैं उसकी। इसलिए इसको इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या कहते हैं हम। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या है कि मानवीय विकास को समझने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को ऐतिहासिक विकास संदर्भ में लागू करने की मार्क्स के प्रयोग को हम इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। यानी कि जो इंसान का विकास हुआ है, जो हम समाज को विकसित होते हुए देखते हैं, जब उसके बारे में हम देखते हैं कि भाई विकास कैसे हुआ है, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को ही वो इस्तेमाल करता है कार्ल मार्क्स किसमें, इतिहास को दिखाने के लिए। जैसे हमने कहा कि भाई वस्तु है, एक ज़माने में क्या थी, फैक्ट्रीज़ नहीं थी तो रोटी बनती थी हाथ की। जब फैक्ट्रीज़ जो है, जब उद्योगों का स्थापना हो गई तो फैक्ट्रीज़ में ब्रेड बनने लग गई, लोगों को ब्रेड खाने की वहाँ पर आदत बढ़ गई। तो यहाँ पर क्या, वो जो समाज का ढांचा है वो बदल गया, समाज का सोचने का नज़रिया, समाज का रहने का नज़रिया बदल जाता है। क्योंकि जब खान पान बदलता है इंसान का, तो उसका जो जीवन स्तर है वो ऊंचा भी होता है, नीचा भी हो सकता है यहाँ पर। तो वही चीज़ यहाँ पर हो, जब रोटी बन गई, अगर आप देखिए कि बाहर के अंदर कुछ लोग बोलते हैं कि मैं रोटी खाता हूँ सुबह, तो लोग कहेंगे अच्छा जी, तो मतलब समझेंगे कि हाँ सादा सुदा आदमी है, गरीब सही आदमी है। मगर जब वही व्यक्ति ये बात बोलता है कि मैं सुबह ब्रेड खाता हूँ, अंडे खाता हूँ, अंडे खाना छोड़ के हम मानते हैं कि ब्रेड खाता हूँ डबल, ये वाली ब्रेड खाता हूँ, उस कंपनी की है, उसमें ये चीज़ मिली हुई है, कि बहुत तरह की वैराइटीज़ की ब्रेड आती हैं, ठीक है, तो वो क्या देखेंगे हम कि ये अमीर आदमी है, हाँ इसका जीवन स्तर जो है ये विकसित आदमी है, हमसे आगे निकला हुआ आदमी मानते हैं उसको। तो यहीं पर ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि जब वस्तुओं का जब बदलाव होता है, जो उनके बनावट हो, उनका प्रयोग का जो स्तर बदलता है, समाज बदलता है वस्तु जैसे ही। यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स का ये कहना है इस बारे में, इसी चीज़ को वो यहाँ पर भी दिखाते हैं इतिहास के अंदर भी। मार्क्स के इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन का परिणाम मात्र है, और किसी भी राजनीतिक संगठन अथवा किसी उसकी न्यायिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान नितांत आवश्यक है। मार्क्स ये कहते हैं कि जो इतिहास में घटनाएं होती हैं वो आर्थिक आधार पे होती हैं, यानी कि पैसे के नहीं। अगर युद्ध हो रहा है तो वही पैसे के लिए हो रहा है। हर चीज़ को कार्ल मार्क्स आर्थिक तौर पे देखते हैं। यहाँ पे जब पैसे आएंगे तो क्या है कि जो गरीब आदमी है वो भी अमीर आदमी बन जाता है। यहाँ पर ये चीज़ तो बात सही है उनकी कहनी, मगर हर चीज़ जो आर्थिक रूप पर हो ऐसा यहाँ पर नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि जो अधिकारों की मांग होती है वो आर्थिक आधार पर नहीं होती, वो जीने के आधार पर भी की जाती है। ठीक है, स्वतंत्रता है वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती यहाँ पर, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है इंसान को। ठीक है, तो यहाँ पर ही कहते हैं कि किसी जो सरकार है, किसी राज्य के आपको जो राजनीतिक संगठन को समझना है, तो जो न्याय व्यवस्था है उसको समझना है, तो आपको वहाँ की जो आर्थिक ढांचा है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। मानवीय क्रियाएं, नैतिकता, धर्म या राष्ट्रीयता से निवारण आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो नैतिकता है, धर्म है, उससे परिवर्तन कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ता समाज के ऊपर, सिर्फ आर्थिक तत्व ही प्रभाव डालते हैं समाज में। जो प्रणाली है पतंग जैसे जैसे उसमें परिवर्तन होता है, वैसे जो मनुष्य के जीवन संबंध हैं बदलने लग जाते हैं। ठीक है, अब कपड़े किसी के पास, जैसे मान लीजिए एक पहले क्या था कि कपड़े हाथ से बन रहे थे, हथकरघा था, तो क्या था, कपड़े महंगे थे, अच्छे कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, मतलब डिज़ाइनिंग कम थी उनके अंदर, बहुत ज़्यादा कलाकारी उनमें नहीं हुआ करती थी कम, मतलब इतनी अच्छी नहीं थी। मगर जो आज क्या देखते हैं हम, कलाकारी भी ज़्यादा है और बड़ी मात्रा में सामान बन जाता है और सस्ते में बनता है। इससे क्या हो गया कि पहले क्या था कि जो अच्छा कपड़ा, जो डिज़ाइन ज़्यादा कपड़े में डिज़ाइन थे अच्छे,
वो अमीर लोग खरीदते थे यहाँ पे, और सारे कपड़े खरीदते थे गरीब लोग। मगर अब क्या है कि गरीब आदमी भी, जो मध्य वर्गीय आदमी है, वो भी हर जगह कपड़ों को खरीद सकता है। तो क्या है, यहाँ पर संबंध जो है बदल गए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मार्क्स कहते हैं, इस तरह से संबंध बदलते रहते हैं और विकास समाज का होता रहता है। इसको कार्ल मार्क्स कई हिस्सों के अंदर बांटते हैं। आदिम साम्यवादी युग कहते हैं, दास युग होता है, सामंतवादी युग होता है, पूंजीवादी, फिर समाजवादी स्थापित होता है, और आखिर में जो कार्ल मार्क्स कहते हैं वापस से जो साम्यवादी युग जैसे शुरुआत में था वापस से स्थापित हो जाएगा, उनका कहना है इस बारे में। तो देखते हैं हम इनको। आदिम साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग में कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि उस समय कोई भी वर्ग समाज में उपस्थित नहीं था, कोई समाज में बंटवारा नहीं था, ना कोई अमीर था ना कोई गरीब था, सब लोग मिलजुल के रहते थे, शिकार करते थे, शिकार करा, जो जंगल हैं उनसे जो सब्जी फल इकट्ठे करे उनको खाया और रहा करते थे यहाँ पर। मगर यहाँ पर बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे करके जो इंसान है वो चीज़ों का आविष्कार करने लग जाता है। यहाँ पर सबसे पहला क्या करता है, वो औजार हैं, आग जलाना है, जानवरों को पालना है। पहले कहते थे जानवर शिकार कर रहे थे, अब जानवर पालना वो सीख जाते हैं। यहाँ पर बर्तन बनाना, पौधे उगाना, और इस तरह से जो खेती है, खेती यहाँ पर शुरू हो जाती है औजारों की मदद से। अब क्या होता है यहाँ पर, पहले कहता कि डंडे में बांध के पत्थर शिकार कर रहे हैं, अब वो नहीं है। अब बाकायदा शिकार करने की नई तकनीक उनके पास आ गई है। अब जंगल से फल इकट्ठा कर तो रहे हैं मगर अब खेती भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, जिनके पास औजार थे, जिनके पास ज़मीन का बड़ा टुकड़ा क्या कहा, जिनके पास औजार थे, जिन पे हथियार थे, उन्होंने ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ खेती शुरू कर दी। अब खेती शुरू करने से क्या हुआ, जो दूसरे लोग थे उनके पास खाने का सामान तो था, मगर जो खेती कर रहे थे उनके पास सामान का उत्पादन बहुत ज़्यादा था यहाँ पर। अब खाने के लिए क्या हुआ, जो दूसरे लोग थे यहाँ पे कुछ लोग बने बर्तन बनाने वाले, ठीक है, जानवर पालने वाले, खाने के लिए उनके पास था, मगर जो बर्तन बनाने वाला है, कुम्हार है, उनके पास खाने का सामान तो नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, किसी के ऊपर आत्मनिर्भर, अपने ऊपर वो आत्मनिर्भर नहीं रहेगा, वो दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाएगा यहाँ पर। और यहीं से शुरुआत हो जाती है वर्गों की बनने की कार्ल मार्क्स के हिसाब से। वो ये कहते हैं कि जिसके पास खेती थी वो अमीर बन गया, क्योंकि वो अपना उत्पादन जो है दूसरे जो उत्पादन नहीं कर रहे थे उनको बेचता था। और यहाँ पर क्या हुआ, जो उत्पादन को ख़रीदने के लायक नहीं थे उसको उन ज़मींदारों ने, जो किसान, जो ज़मीन के पास मालिक थे, तो दूसरे लोग गरीब थे, उनको अपना ग़ुलाम बना लिया और खेतों में उनसे मज़दूरों के तौर पर काम करवाने लग गए। अब जो किसान थे उनको यहाँ पे, जो हम किसान को मतलब ये मानेंगे कि उस समय में ये था कि किसान जो है बिल्कुल नीचे तबके की चीज़ थी। यहाँ पर किसान तो मतलब जो ज़मींदार है वो अलग है, जो किसान है वहाँ पर वो अलग है। तो जो काम करने लगा वो बन गया व्यवस्था यहाँ पर दास व्यवस्था, यानी कि जिसके पास ज़मीन है वो मालिक है, दास वो है जो ज़मीन पर काम कर रहा है। दास व्यवस्था में क्या पर यहाँ पर क्या हुआ, खेती का नियंत्रण शुरू हुआ कि ज़मीन पर खेती कौन करेगा। यहाँ से शुरुआत होकर यहाँ पर पहुँचे हम, ज़मीनों पर नियंत्रण होगी, खेती पर नियंत्रण हो गया, और समाज में दो तरह के नागरिक हो गए, एक क्या था मालिक और दूसरा क्या था किसान, जो मैंने बता दिया है आपको। फिर यहाँ पर क्या होता है कि किसान जो है, जो गरीब किसान रह जाता है वो हो जाता है बड़ा परेशान, दबा दबा महसूस करता है, तो वो यहाँ पर करता है कार्ल मार्क्स के हिसाब से क्रांति। और क्रांति में क्या कहता है वो, कि ज़मींदारों से डील की जाती है यहाँ पर कि भाई अब हम एक डील कर लेते हैं आपस के अंदर। उसमें क्या होगा, इसमें कार्ल मार्क्स क्या कहता है, कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जब ये समाज है, सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता है कि किसान कर डालता है विद्रोह, और विद्रोह करने के बाद किसान क्या करता है यहाँ पर कि जो किसान ज़मीन का मालिक है उससे डील करता है कि हम प्रतिशत में काम करेंगे, 100% हम खाना, जो सब्जी है, जो मतलब खेती करेंगे, जो उत्पादन निकलेगा उसका इतना प्रतिशत आपका, इतना प्रतिशत हमारा रहेगा यहाँ पर। और ये व्यवस्था लंबे समय तक चलती है। मगर यहाँ पर भी जो समाज है वो दो वर्गों में बढ़ जाता है, एक होता है सामंत जो अमीर तबका है, और दूसरा होता है किसान, वही का वही, ठीक है। अब शोषण करने वाला कौन होता है पर सामंत, और शोषित कौन होता है किसान। किस तरह से होता है यहाँ पर, होता ये है कि जो सामंत है उसके पास ज़मीन होती है तो वो सोचता है मैंने तो तय कर लिया है, मगर जैसे मान लीजिए किसान ने तय कर, ज़मींदार जो था सामंत था उसने तय करा कि भाई खेती 100% हुई, आमदनी जो निकल के आता है वहाँ से 40 तुम्हारा था, 60 मेरा था, थोड़ा कम, थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको, मतलब कैसे कि 70% मेरा, 30% तुम्हारा कर देते हैं हम, मतलब एक हम मान सकते हैं इस तरह से हुआ होगा। तो किसानों ने मान लिया, और यहाँ पर होते होते जो उनका हिस्सा था वो ख़त्म हो गया। और इस बीच क्या हुआ यहाँ पर कि जो व्यापारी वर्ग है उसका भी
यहाँ पर उदय हो गया। किस तरह से? उत्पादन ज़्यादा हो रहा है और जो ख़रीदने वाले हैं वो कम है। बहुत ही बड़े स्तर पे कि जो ज़मींदार उत्पादन करवा रहा है किसान से और उनको कम हिस्सा दे रहा है और बड़ा हिस्सा उसके पास है, तो वो क्या करेगा? उसको बेचेगा। बेचने के लिए सोचेंगे व्यापारी जो दूसरे जो भाग हैं दुनिया के, वहाँ जाके उसको बेचते हैं। और यहाँ पर जो ज़मींदार है वो अमीर पे अमीर हो जाएगा, जो किसान है वो गरीब पे गरीब हो जाएगा। और आखिरकार क्या होगा? यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो पैसे वाले हो जाएंगे और किसान क्या करेंगे? उनका समर्थन करते हुए जो व्यापारी लोग हैं, जब यहाँ पर क्रांति होगी, औद्योगिक क्रांति होगी, वो बड़े बड़े कारखानों को स्थापित करेंगे कि जो सामान हम बेच रहे थे उससे हम कुछ और बना के बेचते हैं। मान लीजिए गेहूँ है, उससे हम अब ब्रेड बना के बेचेंगे। यहाँ पर गेहूँ से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो बना के बेचेंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हुआ? जो किसान थे उन्होंने अपने जो सामंत थे उनके खिलाफ़ विद्रोह करा, क्रांति करी और किसान खेतों को छोड़कर जो ये बड़े बड़े कारखाने लगे उनमें पहुंच गए मजदूरी करने के लिए। अब इस तरह से यहाँ पर जो वर्ग संघर्ष है वो बदल गया थोड़ा सा संघर्ष, मगर यहाँ पर फिर भी रहा। कैसे रहा? कि जो पूंजीपति हैं उन्होंने उद्योग का स्थापित करा, जो उद्योग धंधे हैं उनको स्थापित करा। और यहाँ पर करने क्या लग गया ये कि जो मज़दूर हैं उनसे बेपनाह काम लिया। शुरुआत में उनको बड़े प्यार से लगाया, फिर बाद में उनसे बेपनाह काम लिया। यहाँ पर कि हम कहते हैं ना कि जब इस समय बात करते हैं इस बारे में हम कि ना कोई काम का टाइम था, दिन भर 12-12, 14 घंटे, 18 घंटे इनसे काम करवाया और जो मजदूरी थी वो यहाँ पर कम दी उनको। अब यहीं से सिद्धांत निकल के आता है कार्ल मार्क्स का, वर्ग संघर्ष का भी, और दूसरा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये समझाऊंगा मैं आगे यहाँ पर अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत आपको क्या होता है। फिर कार्ल मार्क्स यहाँ पर ये कहता है कि मैं बीच में एक चीज़ लाना भूल गया, इसके अंदर समाजवादी युग भी बीच में आता है। फिर कार्ल मार्क्स कहता है यहाँ पर कि जो ये लोग हैं, किसान जो हैं, ये जो ये मज़दूर हैं जिनको सर्वहारा वर्ग कहता है यहाँ पर कार्ल मार्क्स, ये कहलाते हैं संपन्न, ये कहलाते हैं विपन्न। हैव्स और हैव्स नॉट, बुजुर्गवा और सर्वहारा वर्ग, दो वर्ग समाजवाद को मतलब जो कार्ल मार्क्स से बांटता है। तो कार्ल मार्क्स कहता है ये जो मज़दूर हैं परेशान होकर जो ये पूंजीपति हैं इनके खिलाफ़ विद्रोह कर देंगे। यहाँ पे क्या था? कर दिया है। अभी कहता है कि आगे इतिहास जब बनेगा और तो इसमें ये विद्रोह कर देंगे सर्वहारा वर्ग अपने जो उद्योगपति हैं उनके खिलाफ़। और जो उद्योगपति हैं उनका नाश करके जो ये सर्वहारा वर्ग है, जो राज्य है, उसका भी अंत करेगा। क्योंकि ये इनका मानना था कार्ल मार्क्स का कि जो राज्य है उसकी स्थापना जो उद्योगपति हैं इन्होंने ही करी है। क्योंकि उद्योगपति को डर था कि जो समाज में लोग हैं, क्योंकि जो गरीब लोग ज़्यादा हैं, जो अमीर हैं वो कम हैं, तो अपनी रक्षा करने के लिए उन्होंने राज्य की स्थापना करी कि जो ये गरीब लोग हैं इनको लुभाएगा, बेवकूफ़ बनाएगा और उनको नियंत्रण में रखेगा अपने। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहते हैं फिर से क्या होगा? जो ये गरीब लोग हैं ये विद्रोह कर डालेंगे, क्रांति करेंगे बहुत बड़ी। यहाँ पे फिर से खूनी क्रांति यहाँ पर होगी। जो ये पूंजीवादी हैं इनका कत्लेआम किया जाएगा और धीरे धीरे कुछ बहुत थोड़ी तादाद में ये लोग रहेंगे। फिर इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ? समाज में समाजवादी व्यवस्था स्थापित होगी, जहाँ पर ये जो गरीब सर्वहारा वर्ग है इनका राज होगा, मतलब राज यहाँ पर रहेगा। फिर कार्ल मार्क्स कहते हैं धीरे धीरे कि जो ये पूंजीवादी वर्ग सफाया कर देंगे ज़मीन से, बिल्कुल इनका हो जाएगा आगे चल के। और जो साम्यवादी युग है बाद से शुरू हो जाएगा, जहाँ पर ना कोई राज्य होगा ना ही वर्ग होगा। तो ये है कार्ल मार्क्स का इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या, मतलब जो व्याख्या उन्होंने करी है भौतिकवाद के आधार पर। अब इसके हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मतलब क्या है इसके अंदर, कार्ल मार्क्स क्या चाहते क्या है, जो उनकी विचारधारा क्या मतलब है उसका। इसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन और जो विकास है की धारणा जो है वो कहते हैं कि विचारों से नहीं हुई। वो कहते हैं कि भाई मैंने नियम अपनाया है, ठीक है। अब आगे हम क्या देखते हैं कि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि हर युग के अंदर कार्ल मार्क्स के हिसाब से कि वर्ग संघर्ष चलता रहता है। यहाँ जो वर्ग हैं वो उनका नाम बदल देता है और जो उनका काम धंधे हैं, जो व्यवस्था है, जो उत्पादन की प्रणाली है वो बदल जाती है यहाँ पर, मगर जो शोषण है वो कायम रहता है। एक वर्ग जो यहाँ पर कार्ल मार्क्स कहता है जिसका नियंत्रण है उत्पादन पे, तो शोषण करता है वर्ग, ठीक है। दूसरा वर्ग कौन है यहाँ पर? जो शोषित है, जो कि मजदूर है यहाँ पर। अब आगे हम क्या कहते हैं? तीसरा बिंदु कहता है कि विभिन्न सामाजिक संस्थाएं उत्पादन के साधनों और साधक संबंधों पर निर्भर करती हैं यहाँ पर कार्ल मार्क्स के हिसाब से। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो
सामाजिक संस्थाएं जो हैं यहाँ पर वो निर्भर करती हैं आपस में, जो साधन हैं उनके बीच संबंध स्थापित होता है। उनमें परिवर्तन हो जाने पर उसका पतन और उसके स्थान पर उसकी अधिक संपन्न व्यवस्था ले लेती है। मतलब कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि समाज में जो उत्पादन है उस पर और समाज में यहाँ पर क्या है कि संबंध बहुत गहरा है। एक व्यवस्था चली आ रही है पहले से, वो बदल जाती है समय के हिसाब से, क्योंकि जब नई प्रणाली लेती है, जो पुरानी प्रणाली है वो अविकसित हो जाती है, मतलब बहुत पुरानी हो जाती है, और जो क्रांति हो जाती है, क्रांति की वजह से फिर जो सामाजिक परिवर्तन है यहाँ पर हो जाता है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि वर्ग संघर्ष क्या है कि सामाजिक विकास की कुंजी है कार्ल मार्क्स के हिसाब से। जब तक यहाँ पे संघर्ष नहीं होगा, खूनी क्रांति नहीं होगी, कोई विकास नहीं हो सकता कार्ल मार्क्स के हिसाब से। वो ये कहते हैं जैसे ही क्रांति होती है, मतलब एक नया युग निकल के आता है उत्पादन का, और समाज व्यवस्था बदल जाती है यहाँ पर, तो वही चीज़ यहाँ पर विकास कहलाती है उनके हिसाब से। बाकी काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हैं, समझा रहा हूँ आपको आसान शब्दों में। 5वां बिंदु में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि किसी राष्ट्र या समाज के विकास की प्रक्रिया में आर्थिक तत्व अर्थात वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय और वितरण प्रणाली की भूमिका सबसे प्रधान होती है। इनके मानना ये है कार्ल मार्क्स का। मतलब क्या है कि जब राष्ट्र है या समाज जो विकास होता है उसमें वो किस पर आधारित है कि भाई सामान कैसे बन रहा है, कहाँ बिक रहा है, कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सब उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। प्रत्येक युग में की समस्त सामाजिक व्यवस्थाओं पर उसी वर्ग का अधिपत्य, जिस पर उत्पादन के साधन होते हैं। ये बात है, ये बात इनका मानना है कि जो उत्पादन कर रहा है वही सरकार बनाता है, वही हर चीज़ को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें कार्ल मार्क्स ये कहता है जैसे जैसे जो उत्पादन की प्रक्रिया है जिनके नियंत्रण में जाती है, उस हिसाब से ही समाज में परिवर्तन होता रहता है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कार्ल मार्क्स के जो व्याख्या की गई है, इन्होंने इतिहास की व्याख्या करी है भौतिकवादी, उसकी आलोचना। इसमें ये कहते हैं पहला जो बिंदु है इसका ये है कि आर्थिक तत्व पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है। ये बात बिल्कुल 100% सही है। यहाँ पर कैसे हम यहाँ पर धर्म का उदाहरण लेके चलेंगे कि जब धर्म है उसके हिसाब से हम देखते हैं राष्ट्रों के अंदर परिवर्तन होते हैं कई बार। यूरोप में आप देखेंगे कि एक समय था मध्यकाल में कि वहाँ पर ईसाईयत का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, और उसके जो धर्म के जो गुरु हुआ करते थे उनके हिसाब से ही समाज की व्यवस्था बदला करती थी हमेशा। तो यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं। और कई लोग आप देखेंगे जो यहाँ पर हम कह सकते हैं हिटलर है, जो हिटलर है उनने जो नाज़ी समाज स्थापित करा वो किसके आधार पर करा, उसने स्थापित करा अपने नस्लवादी सोच के आधार पर। उधर उसमें कोई जो आर्थिक व्यवस्था है उसका कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं था। फिर आता है क्रांति संबंधित अवधारणा का इतिहास से मेल नहीं। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने जैसे कि कहा है कि समाज में जो विकास होता है यहाँ पर वो क्रांति होनी ज़रूरी है कार्ल मार्क्स के हिसाब से, मगर हम इतिहास में देखें तो क्रांति यहाँ पर नहीं होती हमेशा। क्योंकि कई बार क्या है, जैसे कि हम रूसो है, जॉन लॉक है, थॉमस होब है, उनकी उदाहरणों को देखें तो हम ये देखेंगे कि जो समाज का निर्माण हुआ है वो समझौते के तहत हुआ है, किसी प्रकार की क्रांति यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, फिर है यहाँ पर राजनीतिक सत्ता सदैव आर्थिक सत्ता से ही उत्पन्न नहीं होती। ये बात भी मैंने समझा दी आपको कि धर्म के आधार पे भी होती है, जो नस्लीय भेदभाव होता है उसके आधार पे भी स्थापित होती है। बाकी आपकी अपनी जो इच्छा है या फिर आपकी जो हम कह सकते हैं कि अपने अंदर लालच जो है इंसान के अंदर, उसके आधार पे भी ऐसा स्थापित हो चुकी है यहाँ पर समाज में। अगला बिंदु है कि सामाजिक विकास का काल विभाजन असंभव है। ये बात बिल्कुल सही है कि सामाजिक विकास के हम खंडों में बांट सकने की कोशिश कर सकते हैं, मगर ये सही नहीं है कि हमेशा उसको हम जिस तरह से बांटा गया उस तरह से बांट लें। क्योंकि समाज में हम कभी भी देखेंगे कि 2 वर्ग स्थापित नहीं होते, वहाँ पर कई वर्ग स्थापित हो चुके होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे पूंजीवादी वर्ग में हम देखते हैं युग में, तो वहाँ पे मध्य युग मतलब जो मध्य वर्गीय युग है उसकी स्थापना हो चुकी थी, तो इसमें बांटना मुमकिन नहीं है जो हम कार्ल मार्क्स करते हैं यहाँ पर। फिर है ये सिद्धांत अंतर विरोध से उत्पीड़ित है। क्या कहा गया, जैसे कि कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो विकास होता है वो आर्थिक तत्वों के आधार पे होता है, वहीं पर कार्ल मार्क्स कहते हैं विकास के लिए ज़रूरी है कि क्रांति हो जाए, खूनी क्रांति हो जाए, तो अंतर विरोध है इसके अंदर। फिर यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कभी भी आदर्श प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि जो विकास संघर्ष है वो चलता रहता है। तो ये बात कार्ल मार्क्स कहते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ये बात हम कह सकते हैं कि भाई जो
समाज है, जो इंसान चाहता है, जो उसकी आकांक्षाएं वो कभी पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं यहाँ पर अपने वर्ग संघ के सिद्धांत के ऊपर।